गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बैठे। हैंग हो रहा है। हो गया। और हिस्ट्री वाली क्लास में हम लोग लास्ट में फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये पढ़ रहे थे। राष्ट्र आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो उसके अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब होता है कि वो सब जगह एक ही जैसे रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, और उनका क्लासिफिकेशन हो पाता है, मतलब अलग अलग तरीके से कि ये होगा तो ऐसा है, ये होगा तो ऐसा है। तो वो मैंने फॉर्म्स आपको बताए थे, जिसमें पीटीए पीटीए में सदस्य राष्ट्र जो होते हैं वो आपस में प्रशुल्कों को कम कर लेते हैं, राइट, ताकि उनके बीच में ट्रेड प्रमोट हो। फिर उनका प्रशुल्क कम करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते हैं, कम हो जाता है टैरिफ। और फ्री ट्रेड में क्या होता है, टैरिफ ज़ीरो कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यापार जो आप कर रहे हो उसमें ज़ीरो ही करोगे। मतलब आप वस्तुओं का चुनाव कर सकते हो कि इन इन वस्तुओं के अंदर हमें एफटीए करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। जो राष्ट्र आपस में मिलके जो वस्तुएं चुनेंगे, केवल उनके लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा ही व्यापार आपको प्रशुल्क मुक्त करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। भारत ने पहला एफटीए किया था श्रीलंका के साथ 1998 में। उसका नाम था इसफ्टा। इसफ्टा का मतलब ये इस तरह से, एफटीए तो ये हो गया इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसफ्टा के नाम से ना। आसियान के साथ भी है हमारा एफटीए। तो वस्तुओं की सिलेक्शन करते हो आप, उसके अनुसार आप मतलब ये कर सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उसके बाद में कस्टम यूनियन होता है। इसमें आप जो गैर सदस्य राष्ट्र हैं उनसे जो माल मंगवाते हो उसके ऊपर एक समान सीमा शुल्क लगाते हैं, और आपस में शुल्क मुक्त व्यापार करते हैं। तो व्यापारिक नीति भी एक हो जाती है सदस्य राष्ट्रों की गैर सदस्य राष्ट्रों के संदर्भ में। एक ही सीमा शुल्क आप लगा लगा देते हैं। उसके बाद में कॉमन मार्केट होता है, जिसमें फ्री मूवमेंट होता है साधनों का राष्ट्रों के बीच में, और उसमें एफटीए कस्टम यूनियन ये सारे गुण रहते हैं। और साथ में एक चीज़ और आ जाती है, लेबर कैपिटल, इस तरह के जो साधन है वो फ्री मूव करते हैं। वीज़ा, पासपोर्ट, परमिशन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम कहते हैं कॉमन मार्केट है। तो इकोनॉमिक यूनियन में पूरी तरह से वो मर्ज हो जाते हैं आर्थिक रूप से, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। मतलब ट्रेड को फ्री कर ही चुके हैं वो। गैर सदस्यों के राष्ट्र एक समान व्यापार नीति का अनुकरण कर ही रहे हैं। लेबर कैपिटल फ्री मूव कर ही रहा है। फिर करेंसी सिंगल कर लेते हैं, एक ही केंद्रीय बैंक हो जाता है, एक ही मॉनेटरी पॉलिसी हो जाती है, एक ही बजट हो जाता है। तो फिर वो कहाँ अलग हुए, वो तो पॉलिटिकली अलग होंगे, इकोनॉमिक्स में तो वो एक दूसरे में समा गए हैं। ये इकोनॉमिक यूनियन होती है। ये जो मैंने फॉर्म्स लिखे, इसके अलावा आपको कई जगहों पर ये पढ़ने को मिला होगा। सेपा करके एक होता है,
ऐसा करके, ऐसा ऐसे नाम भी सुनने को मिलेंगे आपको। तो ये दोनों वर्ड जो है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पी का मतलब, देखो ए का मतलब सब जगह एक ही जैसा है, ये तो एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये सीई का कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक। ये सीई कॉम्प्रिहेंसिव, ए एग्रीमेंट है, बस टी और सी का फर्क है। ये सी का मतलब होता है कोऑपरेशन, ये पी का मतलब होता है पार्टनरशिप। ये वर्ड आपको मिलेंगे सेपा सेसा। तो ये मैंने क्लास में क्यों नहीं लिए, तो पीटीए एफटीए ये सब बताया, लेकिन ये तो नहीं बताया। तो इसके पीछे कारण है कि ये स्टैंडर्ड नहीं होते, मतलब आप एक सेपा की विशेषता क्लास में नहीं लिख पा सकते, क्योंकि वो हर मामले में अलग अलग हो सकता है। आप क्लास में क्या पढ़ते हो जो सब जगह एक जैसा रहता है, वही तो पढ़ पाओगे। जीडीपी किसको कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं, तो वो क्या मौका देखकर बदल जाता है क्या राजकोषीय घाटा, कि भाई कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता हो, ऐसा तो होता नहीं, राइट। तो कोई चीज को आप, जैसे एफटीए मैंने पढ़ाया, तो पूरी दुनिया में एफटीए का मतलब वही है जो मैंने पढ़ाया आपको क्लास में। हर जगह जो एक स्तरीय शिक्षा होती है, जिसको आप कहते हो स्टैंडर्ड एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है, वो देश काल से मुक्त होती है, हर जगह पे वैसा ही अध्ययन होता है, ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हो, वस्तुनिष्ठ ज्ञान मतलब। तो एफटीए कैसा होगा, पीटीए कैसा होगा, कॉमन मार्केट कैसा होगा, ये सब पूरे वर्ल्ड में यही तरीका है जो मैंने क्लास में आपको बताया। लेकिन सेपा सेसा को आप क्लास में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। मैं क्लास में आपको ये पढ़ा सकता हूँ कि गेहूं क्या होता है, और राइस क्या होता है, दाल क्या होती है, लेकिन मैं खिचड़ी नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि कोई आदमी क्या डाल रहा है, कोई आदमी क्या डाल रहा है अपना खिचड़ी पकाते समय, कहते हैं ना तुम खिचड़ी पका रहे हो। तो हम अलग अलग ग्रेन को तो समझ सकते हैं, लेकिन खिचड़ी में कौन सा कंटेंट डलता है इसको क्लास में कैसे पढ़ सकते हैं। कोई कौन सी खिचड़ी बना रहा है, कोई मूंग की दाल की बना रहा है, कोई उड़द की दाल की बना रहा है, सारी बात समझ। तो यही बात है यहाँ पे। तो आपको एक सेपा सेसा पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा केस स्टडी के रूप में, कि भारत ने यूएई के साथ किया तो उसकी क्या खासियत है, फिर अन्य कंट्री के साथ किया उसकी क्या खासियत है, सब में अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ तो फ्री ट्रेड के गुण भी हो सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा भी कह सकते हो आप कि हमारे इंजीनियर आपके यहाँ काम करने के लिए आएंगे तो आप उनसे वीजा नहीं मांगेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके इंजीनियर इधर आएंगे तो हम वीजा नहीं मांगेंगे, तो हमारे लोग आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई करेंगे, तो आप कुछ नहीं मांगेंगे। तो ऐसे फैक्टर, साधनों की गतिशीलता आ रही है इसमें, लेकिन सेक्टोरल आ रही है, मतलब इंजीनियर्स के लिए आ रही है। वो एफडीआई मान लो टेलीकॉम के लिए कह रहे हो, तो ऐसे वो मिक्सिंग जैसा हो जाता है, उसमें कई तरह की चीजों को मिला के वो एग्रीमेंट बनता है, जिसको आप क्लास में पढ़ नहीं सकते कि इसमें यही बात होगी, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। वो खिचड़ी है, मतलब एक प्रकार की खिचड़ी को आप किसी क्लास में बता सकते हो, हर चीज को मिला के आपने कोई चीज बना दी, तो वो तो नहीं पढ़ाई जा सकती। इसलिए सेपा सेसा को मैंने नहीं लिया।
उसको तभी ले सकते हैं हम जब भारत का ऐसा एग्रीमेंट किसी खास कंट्री के साथ पढ़ें, तो उसके फैक्चुअल डेटा लाने पड़ेंगे कि ये समझौता हमारे बीच में हुआ है। लेकिन एफटीओ को समझने के लिए आपको किसी को लाने की जरूरत नहीं है। एफटीए जैसा होता है वैसा ही होता है। समझ रहे हो आप ये चीज? हम आपको साइंस में मदद करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में आपकी सहायता करेंगे। कुछ भी समझौते के अंदर लिखते हो तो स्टैंडर्ड नहीं होता है वो। इस वजह से सेसा करके हेडिंग लगा के क्लास में नहीं पढ़ सकते, या सेपा का हेडिंग लगा के क्लास में नहीं पढ़ सकते। पीक्यू बदलता रहता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर। क्लियर हो गई ये बात? तो इसके बाद हम कुछ इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल के, 3 इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे। तो आप अगला हेडिंग लगा दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक संस्थान। कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक संस्थान। उसमें सबसे पहला आईएमएफ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
तो ये आईएमएफ के बारे में बेसिक डिटेल्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी। इसको ऑल्सो नॉन एज का मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज द फंड, केवल फंड भी कहते हैं। आईएमएफ को द फंड करके भी बोला जाता है, ध्यान रखना। एस्टेब्लिश्ड 1944। इस ईयर में एक सम्मेलन हुआ था इस जगह पे, न्यू हैम्पशायर, एक स्टेट है यूएस में। उस स्टेट की में एक जगह है ये ब्रेटन वुड, वहाँ इसमें यहाँ पे इस ईयर में सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें दो इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करने का निर्णय हुआ था, जिसमें एक आईबीआरडी था जिसमें के बारे में मैं आगे लिखाऊंगा, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम लोग, और एक आईएमएफ। तो दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए मतलब एक तरह से, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने ए पार्ट ऑफ, ब्रेटन वुड जुड़वाओं का एक भाग है, मतलब ये दो इंस्टीट्यूट एक साथ पैदा हुए तो जुड़वा बच्चे जैसे हो गए। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दोनों को सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। तो ब्रेटन वुड ट्विन का एक पार्ट है ये। तो ए पार्ट ऑफ, फिर डैश लगा के मैंने लिखा ब्रेटन वुड ट्विंस। मेंबर्स 191 है, अभी बीच में एक बढ़ गया था इसमें, तो 190 थे काफ़ी वर्षों से, लेकिन एक को रेड हो गया है इसमें, भारत समेत 191। तो नीचे साफ तौर से लिख दिया इंक्लूडिंग इंडिया। का मेन फंक्शन जो होता है वो बीओपी क्राइसिस आ जाता है। बीओपी मैंने आपको पढ़ाया था, डेबिट क्रेडिट समझाया था, और डेबिट क्रेडिट में संतुलन आ जाते हैं, तो फिर संतुलन तो आपको लाना पड़ेगा, मतलब कैसे भी करके। अब यही हो सकता है कि आप आयात को हटा दें, फिर आयात कम करें, आयात कम करके बैलेंस बनाओ, ऐसे तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो जाएगा ना फिर। और विकसित राष्ट्रों का माल ज़्यादा बिकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो उनका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये बॉडी क्रिएट करी उन लोगों ने ताकि उनका ट्रेड चलता रहे, और वो हमारे ऊपर दबाव भी बनाते रहें कि भाई हमने लोन ले रखा है। तो आईएमएफ जब शर्तें थोपता है तो गांधारी बन जाता है, गांधारी। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, और गांधारी जो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने चला के अपने आंखों पे पट्टी बांध दी कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, तो चलाकर अंधी हुई मतलब। तो आईएमएफ भी चलाकर अंधा हो जाता है कि उधार देते समय शर्तें जब लगाता है तो सामने वाले की दशा नहीं देखता है कि उसकी सामाजिक आर्थिक दशा कैसी है। गरीबी ज्यादा है तो भी कहेगा राजकोषीय घाटा कम करो, खर्चे कम करो, सरकारी स्कीमों को बंद करो। घाटा और कैसे कम होगा? तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? इसकी सोशल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, मतलब गरीबी का स्तर बढ़ जाएगा, बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा। तो उसका तो नियम है, वो नियम लागू करना ही पड़ेगा। इस तरह से आईएमएफ जो है अपनी मनमानी करता है। इसीलिए तो रीजनल बॉडीज बने हैं धीरे धीरे, ब्रिक्स राष्ट्रों ने इन्होंने अपना अपना एक सिस्टम जनरेट करने की कोशिश करी, उससे परेशान होके 91 में हमने भी उधार लिया, उसके बाद कहाँ आईएमएफ से हमने कभी उधार लिया। और मैंने समझाया भी था आपको बीओपी पढ़ाते समय कि 91 में भारत का डेबिट ज़्यादा हो रहा था, क्रेडिट नहीं था, कैपिटल अकाउंट उन दिनों काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा तो तभी आएगा जब आपका मार्केट अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। उस समय T+0, T+1 सेटलमेंट, वायदा कारोबार, सेबी का पावरफुल होना,
म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की जो कार्य प्रणालियां थी उतनी सही नहीं थी, और सेबी को भी उतने पावर नहीं थे। हर्षद मेहता का घोटाला, अभी हम सीख रहे थे, हम नए थे, मतलब वित्तीय नवाचार में हम नए थे, हमारे पास अनुभव नहीं था, मतलब अब हम हमारी एज के अंदर हम इतने आसानी से धोखा थोड़ी खाएंगे। कोई बोली से ही समझ में आ जाता है कि कोई आदमी क्या है, इतना अनुभव हो जाता है। तो अनुभव से भी समय के अनुसार अनुभव होता है। तो आज हमारे भारत में धीरे धीरे हमने समझा कि यहाँ धोखाधड़ी हो सकती है, तो इसका क्या इलाज है। ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, उतने एडवांस नहीं है, मतलब और उन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो हमारे यहाँ उतना पैसा भी नहीं आता था कैपिटल अकाउंट में। एफडीआई मैंने आपको पढ़ाया, एफडीआई में मैंने आपको समझाया था कि वो तो दूर का सोच के आता है, लंबा सोच के आता है। लंबी सोच में वो आपकी सड़कें भी देखेंगे, आपकी बंदरगाह देखेंगे, आपके यहाँ पावर कैसा है ये देखेंगे, पोर्ट्स कैसे हैं, टेलीकॉम कैसा है। आज अगर हमारा ये 5G नेटवर्क ना चले ठीक से, तो ओला उबर कैसे काम करेंगे। वो तो उनका लोगों का गोल गोल ही घूमता रहेगा, उनकी गाड़ी बुक नहीं होगी, उनका इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं होगा। ये कि फास्ट इंटरनेट नहीं है इंडिया में, उनका तो छोड़ो, शेयर बाजार ही नहीं चल पाएगा ठीक से, हैंग हो जाएगा आपका, बार बार ऑर्डर डाल रहे हो, ऑर्डर क्लियर ही नहीं हो रहा, वहीं घूम रहा है। इतने में तो मार्केट पता नहीं कहाँ चला गया। सेकंड सेकंड का फर्क, सेकंड के भी 10वें हिस्से का फर्क पड़ता है इस बाजार के अंदर। आप सेकंड की कह रहे हो, सेकंड के भी 10वें हिस्से में भी लेट हो जाते हो तो भी फर्क पड़ जाता है। तो फिर नुकसान नहीं होगा लोगों को। तो आज की तारीख में हम लोग काफी चेंज करें, लेकिन उन दिनों तो नहीं था। उन दिनों कहाँ ओला उबर था, कहाँ ई कॉमर्स था, कहाँ फ्लिपकार्ट था, कहाँ अमेजन था। तो आज इतना पैसा बार वाले लगा रहे हैं, तो अब आ रहा है ना जब हम तैयार हो गए उस चीज के लिए। तो हमने सुधार किए धीरे धीरे, फिर आईएमएफ को प्रणाम कर लिया कि जिंदगी में दोबारा आपसे मुलाकात होगी नहीं हमारी, क्योंकि आपने बहुत तंग किया हमें। अब आईएमएफ ने एक मुद्रा चलाई जिसका नाम एसडीआर मुद्रा 1969 में चलाई थी। ऐसा लग रहा था कि एक राष्ट्र की मुद्रा के ऊपर हम क्यों डिपेंड रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे अमेरिकन डॉलर का जो रुतबा है, और उस टाइम पे तो और भी ज्यादा था, तो अमेरिका, अच्छा, एक देश के अंदर इकोनॉमी चलाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता तो आप समझ ही चुके थे। मैंने क्लास में बताया था, विनिमय का माध्यम, और मुद्रा नहीं होगी तो इच्छाओं का दोहरा संयोग भिड़ना चाहिए। जो चीज आपके पास ज्यादा है वो सामने वाले की जरूरत होनी चाहिए, और जो आपको चाहिए वो उसके पास ज्यादा हो। ऐसा ढूंढना तो कितना मुश्किल है। इसलिए हर आदमी क्या सोचेगा कि बेसिक बेसिक चीजें खुद ही पैदा कर लें तो बहुत बढ़िया है, हम कहाँ ढूंढेंगे किसी को। तो गाय भैंस भी पाल रहे हैं, तो दाल भी उगा रहे हैं, तो गेहूं भी उगा रहे हैं, तो फलाना भी उगा रहे हैं, तो हर चीज में खुद ही काम कर रहे हैं। मेरे साथ एक मतलब मैंने सेकेंडरी, ये सारी एजुकेशन मेरी गांव में हुई, इनिशियल एजुकेशन मेरी अपने गांव में हुई, बहुत छोटे से गांव में। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके फादर इंग्लिश पढ़ाते थे, और एक दिन वो अजीबोगरीब ढंग से उसके बाल कटे हुए थे, तो मैंने कहा भाई, उसका नाम पिंटू था, तो मैंने कहा पिंटू, ये बाल ऐसे कैसे कटे हुए हैं, अजीब से लग रहे हैं। बोले मेरे पापा ने काटे हैं। वेरी गुड, मेरे पापा ने बाल काटे। मैंने कहा अपने गांव में तो नहीं है, तो सही, पापा ने बाल क्यों काट दिए ऐसे अजीबोगरीब ढंग से, अच्छे नहीं लग रहे। उसके बाद कुछ दिन निकले तो उसके फादर जो है वो मकान को गिरा के उसको बनाना चालू
खुद ही बनाना चालू कर रहे थे, खुद ही बना रहे थे। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि गांव वाले भी हंस रहे थे कि कैसे ये गुरुजी हैं खुद ही मकान बना रहे हैं। तो धीरे 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 करके उन्होंने बना दिए, कुछ 2-4 कमरे खड़े कर दिए। तो वो अजीब ढंग से उनका घर बना, जिसमें कोई घुसेगा तो उनको सिर टकरा जाएगा, कहीं क्या कर दिया ऐसा। फिर जैसे 2-1 साल में कंप्लीट किया, तो उसके बाद में उसके जो फर्नीचर था वो भी वही बनाने लगे। मतलब बोले क्या जरूरत है कारपेंटर की, मतलब माप की मैं ही बना लूंगा। तो वो उसको बनाने लगे। तो बड़ा मुझे बचपन के वो एग्जाम्पल याद रह गए। उन्होंने गलती क्या करी कि वो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे, बल्कि हम जैसे लोगों की थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक होने की वजह वो सर भी थे, मतलब गांव के अंदर। तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था स्कूल के बाद, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था। और उससे जो पैसा आता उससे उनको घर भी बनाना चाहिए था, जो उनकी तुलना में ज्यादा सुंदर बनता। उनके बेटे के बाल नाई को काटने चाहिए थे। अगर 1 घंटे 2 घंटे उसके बाल काटने में लगा रहे हैं, तो इससे अच्छा उसको सैलून पे भेज देते और अपना 1-2 घंटे 20 बच्चों को लेकर ट्यूशन पढ़ाते, तो उससे ज्यादा पैसा आ जाता उनको, बजाय कि बाल काटने से जो बचत हो रही है। कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, दिन भर उसी में लगे हुए, स्कूल से आने के बाद उसको फर्नीचर बना रहे हैं। तो वो एक गलत थिंकिंग में चले गए वो गुरुजी, कि मेरे को पैसा खर्च नहीं करना है और सारे काम मैं अपने हाथ से करूंगा। इससे न तो वो पैसा बना पाए, पैसा बनेगा स्पेशलाइजेशन से, हर काम करने से नहीं बनेगा। कि आप हर काम खुद ही कर रहे हो, तो फिर आप जो आपका मूल काम है जिसमें आप और आगे बढ़ सकते हो, वो कैसे करोगे। तो ये बात थी। और पिंटू पढ़ाई में भी बहुत कमजोर रह गया, क्योंकि उसके फादर बार बार उसको इंग्लिश ही पढ़ाते थे। अब मैथमेटिक्स भी लव में ही पढ़ा देता हूँ, और हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ा देता हूँ। तो वो बच्चा कमजोर रह गया बाकी सब में। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिंटू महोदय 5 बार फेल हुए 10वीं में। बात आई गई हो गई, मैं अपना गांव छोड़ के कहीं चला गया, जयपुर वगैरह, वहां जाके और तैयारी करी। फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैं कभी गया वापस नहीं, जयपुर था जब। मैंने कहा, मैंने पूछा पिंटू क्या कर रहा है। आप इसको ऐसे मत समझना कि मैं ये एग्जाम्पल से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आप बुरा मत मान जाना कि यार सर जो है। तो अब मैंने देखा कि मैंने पूछा पिंटू कहाँ है, तो पिंटू का यहाँ पे टेलीकॉम सेंटर है। उस टाइम पे टेलीकॉम सेंटर बहुत चला करते थे, एसटीडी पे लोग बात करते थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसे मिलने गया कि भाई देखे कहाँ है। तो देखा तो वो 5-6 टेलीफोन पड़े हुए थे, उन पे बहुत तेजी से ऐसे ऐसे बिना देखे ही लोगों के नंबर डायल करके उनको पकड़ा रहा था। मैंने कहा वाह, इसकी तो गति बहुत तेज है। मैंने कहा ये इतना प्रतिभाशाली था क्या ये लड़का। वो 10वीं में तो ये 5 में मन में सोच रहा है ऐसा। और मुझे खुद को ग्लानि महसूस हो रही कि इतना फास्ट ये काम कर रहा है। अब आप दो परिस्थितियों को समझे, मतलब ये एग्जाम्पल तो डीयू में भी किताबों में होते हैं इस तरह के ही समझाने के लिए। पिंटू बिना देखे नंबर डायल करके फटाफट मिला के दे रहा लोगों को। इसका कारण क्या था, वो लगातार एक ही काम कर रहा था। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि वो एक्सपर्ट हो गया उस चीज के अंदर। आपने कई अंधे लोगों को हारमोनियम बजाते हुए देखा होगा, और हम साक्षात आंखों से भी नहीं सीख पाते, और उनकी आंखें नहीं होते हुए भी वो इतना अच्छे से बजा लेते हैं। कारण क्या है कि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें, एक ही काम पे ध्यान देने से। यही स्पेशलाइजेशन की महिमा है। अब आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ। अब दो बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब वो जैसे लोग आपस में व्यापार करते हैं तो एक मुद्रा चाहिए, तो ग्लोबल लेवल पे भी एक कॉमन करेंसी चाहिए, नहीं तो राष्ट्र स्पेशलाइज नहीं हो पाएंगे ना। फिर ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जो सब राष्ट्र स्वीकार करें। जैसे एक कंट्री में ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जिसको सब लोग स्वीकार करें। तब इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, नाई की दुकान वाला नाई का काम करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, उससे मुद्रा आएगी, उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरी चीजों में कर लेंगे। तो मुद्रा होनी चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पे ले जाओ इस एग्जाम्पल को, तो ग्लोबल लेवल पे भी मुद्रा होनी चाहिए कॉमन।
तो हम स्पेशलाइज हो सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग वस्तुओं में स्पेशलाइज कर रहे हैं, हम फार्मा में स्पेशलाइज कर रहे हैं। उनसे जो हमें वो कॉमन करेंसी आएगी, फॉर एग्जाम्पल डॉलर, तो वो डॉलर फिर अन्य राष्ट्र भी स्वीकार कर रहे हो, तो हम अपनी लाइन के अंदर, अब वो आपको सामान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको जो सामान चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। जैसे एक दो आदमियों के केस में मैंने समझाया, अगर ऐसा सेटिंग आपके पास नहीं है, जैसे ये है जो यूएई वगैरह है, इनके पास ऑयल है, तो ये ऑयल हमें देंगे, तो हमारे पास ऐसा सामान होना चाहिए कि जो इनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑयल की जरूरत ही ना हो, तो यूएई हमें कैसे बेचेगा? हम कहेंगे भाई ऐसा है कि हमारी जरूरत की, हमें इसकी जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि मेरे पास फलाना सामान है, कि वो तो भी है हमारे पास, कि ये भी है, कि ये भी है हमारे पास, कि वो भी है, तो फिर कि भाई नहीं हो पाएगा, फंस गया ना ये। लेकिन एक कॉमन करेंसी हो तो हम ये डील कर सकते हैं उनसे कि भाई कोई बात नहीं, जो आप तो हमें, हम आपको डॉलर दे देंगे, और आपकी जरूरत वाला सामान हमारे पास नहीं है, आपको जैसा करना वैसे करना, डॉलर दे दे रहे हैं आपको, दूसरे ले लेंगे आपसे। तो आपको कोई रॉकेट चाहिए तो रॉकेट वाले कंट्री को बोलना कि हमारे पास डॉलर है, तो वो मान जाएगा ऐसे। तो ग्लोबल लेवल पे पहले तो सोना हुआ करता था, धीरे धीरे, अभी मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता क्योंकि हिस्ट्री फिर परेशान करेगी हम लोगों को, और टाइम भी हमारा खराब हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना समझाना था, एक मुद्दा लेके आना था कि एसडीआर क्यों आया, इसके लिए मैंने इतनी कहानी बनाई क्लास के अंदर, बनाई नहीं, कहानी थी मतलब हमारे पास। तो आप भी जितने इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तो आपकी जिंदगी से जोड़ोगे तो आपको कई घटनाएं इकोनॉमिक्स से मिलती हुई मिल जाएगी। बस आपकी नजर होनी चाहिए कि आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो जो अमेरिकन डॉलर का, ऐसे तो कोई नहीं कि ये होगा, मतलब कि ये ग्लोबल करेंसी होगा, ऐसा अमेरिकन डॉलर के लिए लिखा हुआ नहीं है मतलब, लेकिन वो बन गया है ऐसा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, वैसे वैसे डॉलर ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो डॉलर की कमी होने से ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अमेरिका को घाटे में रहना पड़ेगा। जब वो व्यापार करेगा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, तो अमेरिका घाटे में रहेगा, तब डॉलर बढ़ेगा मतलब। क्योंकि अगर अमेरिका अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बराबर कर ले, तो जितना डॉलर अमेरिका देगा उतना डॉलर वापस ले भी तो लेगा। जैसे वो आयात कर रहा है $100 का, तो $100 दे रहा है, अब निर्यात भी कर रहा है $100 का, तो $100 वापस ले ले रहा है। तो जो बाकी की दुनिया है उसमें करेंसी कहाँ से आएगी? अगर अमेरिका व्यापारिक संतुलन की पॉलिसी अपना ले, तो दुनिया में दिक्कत नहीं हो जाएगी लेन देन को लेकर। इस बात पे ध्यान दें आप। आईएमएफ ने ये महसूस किया। अच्छा, आप अमेरिका को दबाव थोड़ी बना सकते हो कि आप संतुलन में मत आना। हर कंट्री का गोल होता है कि वो बीओपी को संतुलन में रखे। क्या ये गोल अमेरिका के लिए नहीं है? उसके लिए भी है। और एक बात सुन लो, अगर वो चाइना की तरह सरप्लस में आ गया, तो डॉलर खींच लेगा बाकी की दुनिया से। जितना आयात नहीं कर रहा, उससे ज्यादा निर्यात किया, तो बाकी की दुनिया को नेट में पेमेंट देना पड़ेगा अमेरिका को, जिससे डॉलर कम हो जाएगा। जब चाइना सरप्लस में आने की उम्मीद रखता है, हम सब भी सरप्लस आता है तो खुश होते हैं, तो फिर अमेरिका को हम क्यों मना कर पाएंगे कि भाई आप सरप्लस में मत आओ, आप निर्यात ज्यादा मत करो, आप आयात ही आयात ज्यादा करो। ये तो उसको धन्यवाद देना चाहिए अमेरिका को। लेकिन ये ट्रम्प ट्रम्प महोदय अमेरिका की लिबरल पॉलिसी को भूल गए हैं, और अब उनका दिमाग इस स्वार्थ में लग गया कि अमेरिका को हम आगे कैसे बढ़ाएं, हम दुनिया के लिए कुर्बानी क्यों दें। तो अमेरिका अपने आप को तात्कालिक रूप से आगे बढ़ाना चाहता है, प्रशुल्क लगाकर आगे बढ़ाना चाहता है। भारत को एड मिल रहा है, फलाने को एड मिल रहा है, इसको क्यों दे रहे हैं हम लोग, इसको बंद करो, हमारे यहाँ घाटा हो रहा है।
ये कौन है? तालिबान है, यहाँ से सेना हटाओ। यूक्रेन, इससे डील करो मिनरल को लेकर, हमें क्या फायदा है इसको मदद करने से? इस तरह की पॉलिसी पे उतारू हो गए हैं। तो ये बात है। इसलिए दोस्तों क्या है कि आईएमएफ को ये लगा पहले कि हमें एक पैरेलल करेंसी चलानी चाहिए, उसी का नाम एसडी है। ये आईएमएफ की मुद्रा होती है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ये अदृश्य मुद्रा होती है, राइट। तो इसलिए इधर इसके कुछ नाम हैं, जैसे पेपर गोल्ड भी बोलते हैं इसको, सिंथेटिक करेंसी बोलते हैं, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बोलते हैं। इसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है कुछ मुद्राओं के आधार पर, इसका अपना कोई वो नहीं है, एक यूनिट की वैल्यू इनके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए कह रहा हूँ ना अदृश्य टाइप की है। तो एसडीआर की जो मूल्यांकन की एक बास्केट बना रखी है, बास्केट का मतलब किस किस मुद्रा को आप शामिल करते हो, तो उसमें ये 5 मुद्राएं हैं, अमेरिकन डॉलर, यूरो, आरएमबी। आरएमबी का ये चाइनीज मुद्रा है, इसका फुल फॉर्म मैंने पीछे लिख दिया है, 2016 से आई है ये इसमें, इसीलिए पीटी की 2016 की एग्जाम में यूपीएससी ने पूछ भी लिया, और इसके आने का निर्णय 15 में हो चुका था, 2015 में। मैंने अपने क्लास में जैसे आपको लिखाता हूँ ना, ऐसे ही लिखाया हुआ था कि आगे ऐसा होगा, तो मैं 2015 की क्लास में लिखा रहा था कि 16 से चाइनीज मुद्रा इसमें शामिल हो जाएगी। फिर सवाल पूछा यूपीएससी ने, एक लड़का मेरे पास ऑफिस में आया कि सर हमारा तो गलत हो गया है। मैंने कहा गलत क्यों हो गया? मैंने तो क्लास में लिखा रखा है। अब बोलते क्लास में क्या है, स्टूडेंट लिखते पता नहीं क्या है। वो रूबल को टिक लगाया। मैंने कहा भाई साफ साफ नोट्स में लिखा रखा है, रूबल कहाँ से आ गया है इसमें? तुम आरएमबी और रूबल में फर्क ही नहीं समझ पाए? रशियन करेंसी और इसके अंदर, मैंने कहा इतने नोट्स में लिखा रखा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो सोच देखते किधर है क्लास में और लिखते ही पता नहीं क्या है, इस वजह से गलत हुआ उसका। क्या पता, मैंने तो उससे नोट्स मंगवाए नहीं, आरएमबी को रूबल ही लिख के भाई साहब ने छोड़ दिया हो उसके अंदर, क्योंकि दिमाग कहीं चलता रहता है, टीचर सुनते आर सुना रूबल लिख दिया होगा उसने, ऐसा ही हुआ होगा। जो भी हुआ, मैंने तो उनमें उसमें विस्तार में लिखा रखा था, तो ऐसे गलती कैसे हो सकती है? और वो जिम करता था। मैंने कहा एक ही काम करो, आप जिम जारी रखो, पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आप गलत लाइन में आ गए। फिर मैं गुस्से में आता हूँ, फिर मेरे को सामने वाला नजर नहीं आता है, फिर मेरे को ये नजर आता है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। क्योंकि हमें चापलूसी नहीं करनी है किसी की, टीचर वैसे भी चापलूस नहीं होना चाहिए। ये जो मैं आपको बस रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को रेस्पेक्ट पसंद है, तो मैं पहले रेस्पेक्ट देता हूँ। तो अगर मुझे रेस्पेक्ट पसंद है तो मेरे को खुद को भी वो करना पड़ेगा। और विनम्रता अलग चीज होती है, विनम्र तो हर किसी को होना ही चाहिए, चापलूसी थोड़ी होती है। विनम्रता का मतलब चापलूसी नहीं होता है, चापलूसी बहुत अलग किस्म की चीज होती है। तो अमेरिकन डॉलर, यूरो, आरएमबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, और मैं बता दूं जिस क्रम में मैंने लिखा है इनको, उसी क्रम में इनका महत्व है। तो इसमें वजन होता है, वजन आपको मैं लिखाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अननेसेसरी डेटा आएगा। जैसे मैंने फाइनेंस कमीशन पढ़ाया था, तो फाइनेंस कमीशन के पैरामीटर जो थे, नहीं था पॉपुलेशन 2011 हो गई, वो सब करके जोड़ कितनी आ रही थी? 100%। तो इनके भी वेट होते हैं, ये एसडीआर की वैल्यू में जो चेंज होगा, तो वो चेंज इससे कितना प्रभावित होगा, इससे कितना प्रभावित होगा, इससे कितना ऐसे वजन होते हैं। 43% के आसपास वेट है अमेरिकन डॉलर का, ऐसे वेटिंग होती है। तो ये जब आया तो सीधा ही थर्ड प्लेस पे आ गया है वेटिंग के हिसाब से, महत्व के हिसाब से।
टॉप में ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये आ गया सीधा। और ब्रिटिश पाउंड जो है वो सबसे नीचे है। ये 5 मुद्राओं से की जो एक्सचेंज रेट है उसका औसत निकलता है। ये 5 मुद्राओं की एक्सचेंज रेट की जो एक औसत है, औसत भी कौन सा, वेटेड औसत के ऊपर एसडीआर की एक यूनिट की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी ये 5 मुद्राओं की एवरेज कैसे घूम रही है उसके अनुसार एसडीआर की एक यूनिट की वैल्यू बनती है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता है, केवल बस यूनिट्स लिखे जाते हैं। जैसे इतने एसडीआर है इस कंट्री के पास, इस कंट्री को हम इतने एसडीआर नंबर लिखा रहता है। जैसे मैंने डीमेट अकाउंट आपको बताया था, डीमेट अकाउंट में शेयर्स को कैसे लिखा जाता है, विप्रो 100, इन्फोसिस 50, आईसीआईसीआई बैंक 10, शेयर्स मतलब संख्या लिखी जाती है। ऐसे एसडीआर की यूनिट्स लिखी जाती है। जब आप उस यूनिट को बेचोगे तो उस समय एक यूनिट कितनी वैल्यूएशन रख रही है उसके हिसाब से उसकी आकलन होकर पेमेंट हो जाएगा। और एसडीआर के अंदर जो पेमेंट करेंगे वो हर सदस्य राष्ट्र को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आईएमएफ की करेंसी है, नहीं तो मेंबरशिप से बाहर कर देगा। इसका मतलब एसडीआर भी डॉलर की तरह पेमेंट में यूज हो सकती है। तो उसने पैरेलल मुद्रा खड़ी कर दी जिसको क्या कहते हैं, एसडीआर। तो ये आईएमएफ के बारे में था। मतलब इससे क्या होगा कि पेमेंट सिस्टम जो है वो एक करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अमेरिकन डॉलर ही काम करेगा ऐसा नहीं है। एसडीआर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें से हर एक करेंसी जो आपको दिख रही है इनमें भी पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि जब एसडीआर रिवोल्यूशन की बास्केट बनती है ना, उसमें 2 पैरामीटर होते हैं। मतलब एक पेमेंट किस तरह से कर रहे हो आप, पेमेंट एक्सेप्ट करें जिस करेंसी में ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं वो करेंसी इसको पकड़ा जाता है। और एक एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया होता है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में कितनी कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से भी उस करेंसी को लिया जाता है। जिस देश की वो है उस देश की ग्लोबल एक्सपोर्ट में क्या रोल है, क्योंकि जितना ज्यादा रोल होगा एक्सपोर्ट में उतना ही वो उस करेंसी की डिमांड आएगी ना मार्केट के अंदर। भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो खरीद रहे वो है ना सामने वाले, तो पेमेंट करना पड़ेगा ना उनको। तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी ना। मतलब आपकी का मतलब जो आप ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर हो तो ग्लोबल लेवल पे आपकी करेंसी की डिमांड भी वैसी होगी। तो अगर आपकी करेंसी को कोई कंट्री ले लेता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप ही को पेमेंट कर देगा या और किसी कंट्री को कर देगा। जैसे चाइना है तो चाइना से मलेशिया जुड़ा हुआ है और मलेशिया से सामान मंगाया इस कोई कंट्री ने, तो वो चाइनीज युआन में पेमेंट कर देगा तो मलेशिया ले लेगा, क्योंकि मलेशिया चाइना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्यादातर कंट्रियों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप युआन में पेमेंट करते हो, इसको युआन भी कहते हैं, तो आराम से चलेगा ना ये पेमेंट। क्योंकि पेमेंट तो देना ही है ना। आज अगर हमें कोई युआन देता है तो चाइना के साथ हम, चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस सेंस में है कि मतलब हम उससे बहुत ज्यादा आयात, सबसे ज्यादा आयात चाइना से करते हैं। तो हमें कोई युआन देगा तो हम मना करेंगे क्या उसको, भाई दे दे, हम पेमेंट कर देंगे चाइना को। तो टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की करेंसी अपने आप ही इस लिस्ट में आने की संभावना रखती है। आप ऐसे टेक्निकली समझो इसे, हालांकि इतना कोई पूछता नहीं है, बट बता दिया आपको, 2 मानक इसमें बता दिए। राइट, ये आईएमएफ के बारे में था। अब आप अगला हेडिंग लगाइए, वर्ल्ड बैंक। तो बिंदुवार ऐसे
देखिए, निम्न दो संस्थाओं को सामूहिक रूप से वर्ल्ड में कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक वर्ड इन दोनों के साथ, जैसे एक आदमी की दो आंखें होती है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक मीन्स ये है, दो इंस्टीट्यूट्स को सामूहिक रूप से संबोधित करने का इरादा हुआ आपका, तो वर्ल्ड बैंक बोलिए उनको, सिंगल नहीं है वर्ल्ड बैंक। तो जब हम वर्ल्ड बैंक वर्ड बोलते हैं तो दो इंस्टीट्यूट्स को रेफर करते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए। अगला पॉइंट लिखिए। निम्न संस्थाओं को WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में सम्मिलित किया जाता है। पांचों WBG में काउंट होती है। ग्रुप मतलब वर्ल्ड ग्रुप इंस्टीट्यूट्स अगर बोलते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। अब इसमें हर एक का छोटा छोटा परिचय लेंगे। तो तीसरे नंबर पे ये आएगा
तो ये कंट्रियों का क्लासिफिकेशन करता है, हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। और वो एटलस मेथड होता है इनका एक, उसके तहत होता है, इसका नाम होता है एटलस मेथड। पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया रहता है, तो उसमें हर साल इसको चेंज करता रहता है वो, जुलाई में करता है ऐसा, हर साल की जुलाई में करता है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे करता है और वो क्लास बनाता है, यहाँ से यहाँ तक का है तो ये हाई इनकम है, फिर ये मिडिल, मिडिल में भी दो होता है, लोअर मिडिल और अपर मिडिल। भारत लोअर मिडिल में आता है इनके हिसाब से, हम लोअर मिडिल में आते हैं। तो ये मध्यम आय वाले जो राष्ट्र हैं, जिनको मोटे रूप में आप विकासशील कंट्रीज बोल सकते हो, वो कंट्रीज में काम करता है ये। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद में जो अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण करना था, उसके हिसाब से ये बना था। लेकिन अब तो आजकल उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो अब ये गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है आज के ज़माने में, और गरीबी का विकास से कनेक्शन है। मतलब अगर किसी राष्ट्र में विकास कम है तो वहाँ गरीबी भी ज़्यादा दिखेगी। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण देता है लंबे टाइम के लिए। डेवलपमेंट वैसे भी लंबे टाइम में ही होता है, तो लंबे टाइम में कोई चीज़ होती है तो लोन भी लंबे टाइम के लिए देने पड़ेंगे आप, है ना। और दूसरों का विकास भी हमारा विकास होता है कई बार। गांव के अंदर एक आदमी सीमेंट बेच रहा है, ट्रैक्टर भी है, टैंकर भी है, सब है उसके पास, लेकिन उसका काम नहीं चल रहा है। मतलब तो पड़ोसी को कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कच्चे मकान हैं, और लोग आएंगे आपके बच्चे देखने के लिए, तो मकान तो ढंग का बनाओ। कि सर क्या करें, पैसे तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप काम चालू करो, सीमेंट हमारे यहाँ से आ जाएगा, ट्रैक्टर हम दे देंगे यहाँ से, आपको रेत वगैरह बालू मंगवाना है, हमारा ट्रैक्टर चला जाएगा, और सीमेंट भी हम दे देंगे। और बोलो ऐसे। तो वो आदमी जिसके पास सीमेंट है उसको ऐसा लग रहा है कि हमारी सीमेंट नहीं बिक रही, तो ये इसको समझा रहा है कि अपना काम छेड़ो, और सीमेंट पेमेंट तो आती रहेगी, अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम मकान का काम चालू करो। समझा कैसे रहा है कि आपके बच्चे जवान हो रहे हैं और देखने के लिए लोग आएंगे, तो बैठेंगे कहाँ, तो रिश्ता हो ही नहीं पाएगा। अब और सुनो आप, जो आपने किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, जीडीपी बढ़ने पे क्या बढ़ते हैं, आया। तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे क्या बढ़ेंगे, जो उनके क्या होंगे, एरिया। ये पॉलिटिक्स समझ में आती है क्या। तो ऐसे ही है ये, आपको डेवलप्ड राष्ट्रों की पॉलिटिक्स समझ नहीं आएगी इतनी आसानी से, मैं समझा रहा हूँ, तो उससे थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है कि जो राष्ट्र इतने शोषणकारी रहे हैं, उपनिवेशवाद और फलाना चीज करते रहे हैं, वो राष्ट्र इतने दयावान कैसे हो गए। और आपको मैं बता दूं, इनमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग अमेरिका की है। सब चीजों के पीछे राज होता है, राज की बातें होती है। अब डेवलपमेंट से बहुत फर्क पड़ता है ना, आपको कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, कारें, टेस्ला की गाड़ी कैसे बिकेगी, तो ये बात भी तो आपको देखनी पड़ेगी। तो इससे मैंने कहा कि पड़ोसी का विकास हमारा विकास, तो दुनिया में सबका विकास होना चाहिए। तो यही बात है, भारतीय दर्शन तो शुरू से ही दार्शनिक रूप से ही कहता रहा है कि सबका भला हो। तो जब आप सबका भला करते हो तो अपना तो भला हो ही जाएगा, वैसे भी व्यवहारिक रूप से भी। आज अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या आप आर्म्स खरीदोगे, क्या आप डिफेंस के सामान खरीदोगे। तो भाई ये भी एक पॉलिटिक्स है जिसको आपको समझना चाहिए, प्लस एहसान भी हो जाता है। तो आज अगर हमें बोरोइंग मिल रही है वहां से,
तो हम ज्यादा बोल थोड़ी पाएंगे उनके आगे। इसलिए एक बार यूपीएससी ने सवाल बना दिया, क्या भारत को विश्व बैंक की आवश्यकता नहीं है? टिप्पणी कीजिए। अब इसमें आर या पार वाला लेखन करना पड़ेगा, या तो आप ये लिख दो कि निर्भरता चाहिए, या लिख दो नहीं चाहिए। तो क्यों पूछा होगा यूपीएससी ने? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक कंट्रोवर्शियल हो रहा था भारत में। क्योंकि वर्ल्ड बैंक जहां जहां जाता है वहां प्राइवेटाइजेशन के लिए बोलता है। हमारा राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था पहले, तो इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार ने बोरोविंग करी वर्ल्ड बैंक से। तो बोरोविंग करी तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप बोर्ड को हटा दें और आप इसको कंपनी बना दें, और प्रोफेशनल ढंग से आप बिजली क्षेत्र में काम करें। तो राजस्थान सरकार को राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टुकड़े करके 5 कंपनियां बनानी पड़ी, जिनके सबके पीछे लिमिटेड लिखा हुआ है। और बिजली का रेट मार्केट के अनुसार होना चाहिए, या इतना तो होना चाहिए कि कॉस्ट रिकवर हो। राजस्थान में बिजली के बिल ज्यादा बढ़े जाते हैं। सारा वर्ल्ड बैंक फाइनेंस्ड रिफॉर्म्स किया था राजस्थान ने, तो फिर उसकी शर्तें माननी पड़ी आपको। कल को कहेगा पानी का जो बिल आना चाहिए, हम पानी के लिए आप यमुना को साफ करो, और बड़ा प्रोजेक्ट हम बना मतलब बनाओ, हम फाइनेंस कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कहेगा हम फाइनेंस कर रहे हैं, फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। फाइनेंस ऐसे कर देगा कोई आपको? अरे कोऑपरेटिव सिस्टम के हिसाब से चल रहा है ये वर्ल्ड बैंक, तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना वहां पे कि आपने इंडिया में क्यों फाइनेंस किया, दिल्ली में यमुना से आपको क्या मतलब था? इस तरह से तो फिर वो कहेंगे कि आप जितना वोटरिंग के मतलब ये मीटरिंग है, सॉरी, वोटर के, उनको सही करो, प्रॉपर बिलिंग आनी चाहिए। ये लोन ही तो है, तो लोन चुकाएंगे, आप चुकाओगे कैसे? आप पेमेंट लो लोगों से। फिर सफाई में आएगा, कहेगा जितनी आपकी एमसीडी वगैरह है, तो अलग से ढंग से बिल बनाओ, और साफ सफाई के नाम पे। ऐसे भी होता है। तो वर्ल्ड बैंक के इन्हीं कारनामों को देखते हुए यहाँ पर एक ग्रुप डेवलप हो गया जो एंटी वर्ल्ड बैंक बन गया था। और ये सवाल आया था 2015 से पहले। उस समय प्लानिंग कमीशन था। बाद में 15 से कौन आ गया? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर प्लानिंग कमीशन ने एक फैसला लिया कि हम जो कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए हम एडवाइस लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के कुछ इकोनॉमिस्ट्स को उन्होंने एडवाइजरी ग्रुप में डाल दिया। फिर विरोध हुआ भारत में कि वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट्स जो इंडिया में हैं, इनको भारी सैलरी दी जा रही है, और वर्ल्ड बैंक के आगे घुटने टेके जा रहे हैं, और गलत नीतियों को भारत में लागू किया जा रहा है। इस सारे माहौल को देखते हुए यूपीएससी ने सवाल बनाया, क्या भारत को वर्ल्ड बैंक की आवश्यकता है? मैं अगर अभ्यर्थी होता तो क्या लिखता? मैं लिखता कि मैं लिखता, स्टार्टिंग कैसे भी करता, लेकिन निष्कर्ष मेरा क्या होता कि निर्भरता नहीं होनी चाहिए। मैं ये निष्कर्ष पे जाता। राइट। तो अब उसकी बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा नहीं कि ये निष्कर्ष लेने के पीछे मैं बिंदु क्या दूंगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को एक बात क्लियर है, निर्भरता किसी भी प्रकार की हो अच्छी नहीं होती। मैं शुरुआत ऐसे करता, अपना जो थिंकिंग है मैं शुरू में डाल देता कि निर्भरता किसी भी फॉर्मेट में हो, और किसी पर भी हो, किसी भी प्रकार की हो, और किसी पर भी हो, श्रेष्ठ नहीं होती। यहां से चालू करता। फिर मैं लिखता भारत G20 राष्ट्रों में से एक है, जो कि टॉप क्लास इकोनॉमीज में आते हैं। G20 राष्ट्रों के सदस्य होने के नाते भारत की प्रतिष्ठा पे आंच आती है जब वो विश्व बैंक से धन उधार लेता है।
और वहां पे क्लासिफिकेशन है बोरोवर कंट्रीज और नॉन बोरोवर कंट्री। जैसे काले गोरे का भेद होता है ना, ऐसे वहां पे भेद है। मतलब आप पहचाने जाते हो जब G20 की मीटिंग होती है ना, तो आपकी इमेज उतनी बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि आप बोरोवर कंट्रीज में आते हो। अमेरिका जैसे राष्ट्र नॉन बोरोवर, कभी उधार नहीं लेते वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो एक वर्गीकरण सा हो जाता है ना, ये अच्छा थोड़ी लगता है। फिर आप कहो कि जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। भारत जिस स्टेज पर अभी है उस स्टेज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों की पेइंग कैपेसिटी अधिकांश लोगों के पास नहीं है, जबकि डेवलपमेंट के लिए बेसिक सुविधाओं की मुख्य भूमिका है। मतलब अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें चिकित्सा नहीं मिलेगी, हमें प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिलेगी, प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलेगी निःशुल्क या किसी भी तरह की, तो क्या हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर पाएंगे? अगर ये चुनाव ही हमें करना पड़े कि वर्ल्ड बैंक एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारी डेवलपमेंट है, तो ये कहा जा सकता है कि हम डेवलपमेंट को चुनेंगे, नहीं कि वर्ल्ड बैंक को। खत्म, आपके सामने डिजाइन कर दिया है। तो इस तरह से आपको एक रवैया अपनाना ही पड़ेगा। आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। अनबाइज्ड थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। मौका आ गया तो जो भी कोई हमारे देश की राजनेता है उनसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो हमने अच्छा बोल दिया, उन्होंने अगर खराब किया तो हमने खराब बोल दिया। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल। राइट, अगर मैं पिता हूँ किसी का, तो सही मेरा बच्चा कर रहा है तो सही बोल दिया, और खराब कर रहा है तो पिता होने के बावजूद भी मैंने कह दिया कि ये गलत है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी विचार क्रिटिकली होने चाहिए ना, कि एक तरफ झुके हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वो कहता है समालोचनात्मक लिखिए। समालोचनात्मक और आलोचनात्मक में वैसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी दोनों मामलों में ही एक ही बनती है, क्रिटिकल इवेल्युएशन। राइट, समालोचनात्मक और आलोचनात्मक सब एक ही हैं, लेकिन उनमें दोनों तरह के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो आईबीआरडी का काम क्या है? एमआईसी के अंदर विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन लोन देना, और पर्पज क्या लोन देने के पीछे? गरीबी दूर। अब आइए चौथे पे, फोर्थ।
वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। तो ये लोग ये इंस्टीट्यूट लोअर इनकम कंट्रीज के लिए बना हुआ है, एक मिडिल इनकम के लिए बना हुआ है। तो एक एक इंस्टीट्यूट की दो आंखें हैं। आईडीए लोअर इनकम के लिए काम करता है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, मतलब 40 साल के लोन, 50 साल के लोन, इतने लंबे टाइम के लोन या तो इंटरेस्ट फ्री होंगे, ज्यादातर केस में तो इंटरेस्ट फ्री होते हैं, कोई ब्याज नहीं लेते हैं, लेते हैं तो अत्यंत कम, मतलब नाम मात्र की ब्याज होती है। या फिर अनुदान ही दे देंगे, तो अनुदान देंगे तो वापस नहीं लेंगे, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है सॉफ्ट लोन विंडो। लोन सॉफ्ट कब होता है? जब उसकी ब्याज कम होती है, मतलब हमें उससे परेशानी ना हो, मतलब ये लोन सॉफ्ट है। सॉफ्ट आपको कब महसूस होगा? जब उस पे ब्याज कम हो, या कोई कह दे कि ब्याज मत देना, तो बहुत सॉफ्ट हो गया लोन। दूसरा, लोन की सॉफ्टनेस आती है टाइम के हिसाब से। अरे कभी जब तुम्हारे पास आए तब दे देना। हम कई बार रिश्तेदारों में कहते हैं ना, मदद करते हैं जब, अरे कोई बात नहीं आप रखो, जब आए तब दे देना, कि ब्याज नहीं चाहिए, ब्याज भी नहीं चाहिए, और आपको जब हो जाए कि मैं दे सकता हूँ तब देना। तो वो लोन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है सामने वाले के लिए। और एक केस में तो सामने वाले ने कह दिया कि रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, रखो अपने पास ही। तो ऐसा हो रहा है इसके अंदर, इसलिए ये सॉफ्ट लोन विंडो तो केवल नाम है कहने के लिए, कोई विंडो थोड़ी बना हुआ है, वो सांकेतिक भाषा है। वो इंस्टीट्यूट को ही विंडो कह रहे हैं। तो ये ऐसे ही लैंग्वेज होती है, वहाँ पे विंडो जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये कहने के लिए। तो अगला लिखिए, पांचवा। एक को है, यदि यदि कंपनियों को इक्विटी ऑब्लिक ऋण पूंजी उपलब्ध कराना, तो ये सरकार के लिए काम नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनियों के लिए तो है, वर्ल्ड बैंक का ही है। और एम आई सीज मिडिल इनकम वाले राष्ट्रों के लिए है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को का शेयर खरीद लेगी, या फिर उनको लोन देगी। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, जो बहुत अच्छा सा सवाल बनेगा अगर बनाएगी यूपीएससी, तो कि वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट्स में कौन संस्था जो है
वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ही काम करती है, प्राइवेट सेक्टर को धन उपलब्ध कराती है वहाँ की कंपनियों को। तो आपको आईएफसी को टिक लगाना है। और आईएफसी वही संस्थान है जिसने मसाला बॉन्ड वर्ड का भी इस्तेमाल किया था, वहाँ भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज मैंने बोला था उस क्लास में, तो जो बॉन्ड उसने रुपए के निकाले थे, रुपए वाले बॉन्ड, आईएफसी ने उसको लिस्ट करवाना था लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। तो उन्होंने पूछा था कि इनका नाम क्या रखना है आपको, तो उन्होंने कहा कि मसाला बॉन्ड आप नाम से इसको सूचीबद्ध कर लें। ये तो आईएफसी वहाँ भी आ रहा है। 6 पे आइए।
तो मेगा नाम की एक इंस्टीट्यूट भी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है ना कि जो मार्केट ट्रस्ट से चलते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए, सीखनी नहीं चाहिए बल्कि। जैसे हम एक कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, ये सब मायने रखते हैं। और यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरे को बहुत बचपन से पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, जरूरत से ज्यादा। मतलब आज अगर मेरे को आज़ादी मिल जाए हर तरह से, और कोई मेरे से पूछे कि हर जिम्मेदारी से मुक्त होके अगर आपको कोई मौका दिया जाए तो आप क्या, मतलब जिसमें आपको बहुत आनंद आए, तो मैं पढ़ाई मेरे को सबसे बढ़िया लगती है, सबसे बढ़िया रियल में लगती है कि बस मैं पढ़ता रहूं मैं। तो ये अपना अपना सोचने का तरीका है, या तो अभ्यास से ऐसा हो गया होगा कि भी लगातार ही में, लेकिन बचपन से ऐसा ही था कि पढ़ने की तरफ झुकाव ज्यादा रहा। घर वालों ने कभी नहीं कहा मुझे तो कि पढ़े मत, मेरे को तो याद भी नहीं है कि किसी ने मेरे को बोला है कि पढ़ाई करो। मतलब चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स थे ज्यादातर, वो मैं 8वीं क्लास में ही पूरे कर लिए थे मैंने, जबकि बहुत छोटे से गांव के अंदर वो एस चांदेंड कंपनी के द्वारा एक सरल भाषा में इंग्लिश में ट्रांसलेटेड, मतलब इंग्लिश से ही इंग्लिश में ट्रांसलेटेड लेकिन सरल भाषा में, ऐसे नॉवेल्स हमारे गांव की लाइब्रेरी में थे। तो उन पे मेरी नज़र पड़ गई। गुरुवार को हम लाइब्रेरी में किताबें मिलती थी हम लोगों को, उस लाइन में सबसे आगे रहता था मैं कि आज मेरे को, मैं 7 दिन के लिए, फिर अगला गुरुवार आएगा तो वो किताब जमा करानी है, दूसरी इश्यू हो जाएगी। इस चक्कर में मेरे को काफ़ी किताबें पढ़ने का मौका मिल गया, मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गई, मतलब वो स्टोरीज की वजह से। और नरेंद्र कोहली के बहुत सारे हैं, विष्णु खांडेकर सर के, इनके मेरे को ये भी नहीं पता था उन दिनों कि इसकी इम्पोर्टेंस जिंदगी में क्या बनने वाली है, लेकिन वैसे ही शौक से कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल गए तो उन्हीं से किताबें ले आया कि आपके आयुर्वेद में इलाज के तरीके, तो वो किताबें। कोई होम्योपैथी का मिल गया तो उससे उठा लाया, उनको पढ़ने लगा। कोई गीता जी, गीता है श्रीमद् भगवत गीता, तो उसको पढ़ने, मतलब पढ़ते ही जाओ, मतलब तो अभ्यास में आ गया आप चीज। तो आपको, और फिर बाद में क्या हो गया है कि जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि आप जितना पढ़ा आपने और जितना समझा और जितना अनुभव किया, वो सब यूज होता है यूपीएससी में। कई बार आप स्टेट की तैयारी करते हो ना, तो आपका दूसरी चीजें पढ़ने का मन करता है कि भाई मैं ये वाली नॉवल पढ़ लूँ, ये अच्छी बुक आई है, लेकिन वो स्टेट पीसीएस का सिलेबस इतना नैरो होता है और इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और डिटेल पूछते हैं फैक्ट्स की, तो आपको उनकी तरफ जाना पड़ता है। तो जब आपका पढ़ने का मन करता है तो आप कुछ पढ़ नहीं पाते हो, आपको उसके पैटर्न के हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि समाज को लेकर कोई किताब आ गई, आपने उसको पढ़ ली तो भी काम आ जाएगी। कोई अच्छा आर्टिकल आ गया, उसको पढ़ने का मन है, वो काम आ जाएगा, कोई भी चीज काम आ जाएगी। पॉलिटिकल रिस्क जो होती है, मतलब मैं ये समझा रहा था आपको कि ट्रस्ट की बड़ी भूमिका है बाजारों के। आज आप यहाँ पे बैठे हुए और मेरे से पढ़ रहे हो, या खान ग्लोबल स्टडीज में आए हो, आप में से कई बच्चे खान सर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले होंगे, और मेरे से भी नहीं मिले होंगे, और यहाँ की किसी टीम से भी नहीं मिले होंगे। इसके बावजूद भी आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ट्रस्ट है ये। आपको कहीं ना कहीं भरोसा है कि सामने वाला टीचर हमारे कोर्स को ठीक से करवाएगा, ये ट्रस्ट है आपको। उसी के कारण ऐसा है, जिस दिन ये ट्रस्ट टूट जाता है और बार बार धोखा होता है बच्चों के साथ, तो वो फिर क्या होता है कि फिर वो मार्केट खराब हो जाता है। फिर लार्ज स्केल में आप कभी उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। जो बहुत गहराई से आपको जानते हैं वही आपसे जुड़ेंगे, अदरवाइज तो उनको कैसे पता है कि आप अच्छे हो? उनको कैसे पता है? उन्होंने तो धोखा खाया हुआ है, तो वो तो सबको एक ही जैसा समझ के चल रहे हैं। तो ट्रस्ट। अच्छा, अब बाहर का आदमी आपके भारत में पैसा लगा रहा है, ये भी बड़ी बात है। आज अगर उसने क्या कहते हैं,
वॉलमार्ट ने $16 बिलियन फ्लिपकार्ट में लगाए, तो उसका दम देखो ना आप कि वो भारत में विश्वास कर रहा है। आज हम उसकी प्रॉपर्टी को छीन लें इंडिया के अंदर, तो वॉलमार्ट हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कहेगा बोल दो अपने अमेरिका को जाके, मौका दे रहे हैं तुम्हें, अपना सामान समेटो, जाओ यहाँ से, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ। लोग तो वैसे हमारे ही हैं यहाँ पे, तुम्हारा जो प्रतिनिधि इंडिया में है और अपने राजदूत को भी साथ में ले जाना है यहाँ से, जाओ अब करो, हमला करना होगा, हम तैयार बैठे हैं। जब आप उतारू ही हो गए लड़ने के लिए, फिर तो बचा ही क्या है? तो वो भी कहेगा देख लेंगे आपको, ठीक है, ऐसा धोखा हुआ ना हमारे साथ किया आपने, तो ठीक है, भविष्य में हम आप जैसे राष्ट्र में कभी निवेश नहीं करेंगे। हमारे आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ऐसे फैसले दिए जो हमारी सरकार के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो हचिसन एसआर वोडाफोन का मैटर हो या केयर्न एनर्जी का मैटर हो, इस तरह के कुछ ऐसे फैसले दिए जो हमारी सरकार के अगेंस्ट जा रहे थे टैक्स के मामले। फिर सुप्रीम कोर्ट को भी नकारने के लिए हमने अमेंडमेंट किए, ये कहने के लिए कि आप तो जो प्रावधान होगा उसके अनुसार ही जजमेंट दोगे ना, और जो हम अमेंडमेंट ला रहे हैं वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के केशवानंद भारती केस के अनुसार भी वायोलेटिव नहीं है, तो हम अमेंडमेंट कर देंगे। फिर क्या डिसीजन दोगे? तो ये बारकी कंपनियां इंटरनेशनल कोर्ट में गई, फिर वहां हम हारे। और जब बार बार ऐसा हुआ, जब हमने उस मुद्दे को छोड़ा, इनडायरेक्ट शेयर ट्रांसफर का एक मुद्दा था, फिर उसको तिलांजलि दी हमने। तो ये थोड़ा सा तो ये गलत हो ही रहा था ना, देखा जाए तो थोड़ा सा गलत हो रहा था कि आप गलत तरीके से किसी से टैक्स ले रहे हो। तो आखिरकार फिर आपको भी समझ में आ गया कि हम गलती कर रहे थे, तो हमने कहा लेगेसी इश्यूज को हम छोड़ रहे हैं, जो पीछे की लेगेसी है इसको हटा रहे हैं। आपको जानकर ये हर्ष होगा कि हम लेगेसी इश्यूज को छोड़ रहे हैं बजट में बोल रहे हैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऐसे है, तो अब बाहर का आदमी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो उसको भरोसा क्या आपका? तो आप तो जिसको मंगवाना होता है वो तो प्यार से बात करता है ना, कहेगा आओ हमारे यहाँ बंदरगाह बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ फलाना अच्छा है, प्लीज कम हियर इन्वेस्ट। जैसे आए दिन स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, योगी जी कह रहे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तो उधर यादव जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। तो सब जब इन्वेस्टमेंट का नंबर आता है तो माला तैयार लेके खड़े रहते हैं, जब एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाए बस उसके बाद देख लेंगे तुम्हें पैसा फंसा लो, अब फिर निपटेंगे तुम्हें। तो ऐसे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो इसलिए ग्लोबल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। ये तो मैंने आर्टिफिशियल एग्जाम्पल क्रिएट किया, आप इसको ऐसे ना समझे कि मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे आप बदल गए, बदले नहीं, मैं समझाने के लिए। बदलने की संभावना तो है ही ना, तो वो ऐसे नहीं सुनेंगे। तो एक मिगा रहता है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है मिगा, इसकी गारंटी रहती है। और वो गारंटी किस पर है? राजनीतिक जोखिम पे। जैसे सरकार राष्ट्रीयकरण कर दे, बोले कि हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी हटाओ, और उनको पेमेंट ही ना करे, तो राष्ट्रीयकरण का फैसला राजनीति में लिया जाता है। राष्ट्रीयकरण करेंगे ये फैसला किसका होता है? पॉलिटिक्स का होता है। तो राष्ट्रीयकरण होने की संभावना किस में आएगी? पॉलिटिकल रिस्क में। आतंकवादियों से नहीं निपट पाए आप, कोई भी कारण हो सकता है। और आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा होगा कि आतंकवाद की जो सामने वाली पार्टी होती है वो स्टेट होता है। राज्य के विरुद्ध संगठनात्मक हिंसा को क्या कहते हैं? आतंकवाद। संगठनात्मक हिंसा, तो संगठन होना चाहिए, जैसे हमास, इस तरह के संगठन होना चाहिए, हरकत उल अंसार, मतलब ऐसे। बिना संगठन के आतंकवाद डिफाइन नहीं होता है। अब आजकल परिभाषाएं बदल गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने जो पढ़ी, मतलब
वो आप और वेरीफाई करते रहना इन चीजों को, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, स्टेट को सुनाने के लिए आतंकवाद होता है। हमारी इच्छा पूरी करो। जिसको मारा जाता है वो तो उनके टारगेट होते भी नहीं है, सुनाने के लिए होता है। तो मासूम लोगों को मारा जाता है, बॉम्ब छोड़े जाते हैं, फिदाई हमले होते हैं, ये सब जो होते हैं। तो आतंकवादियों ने क्या किया, एक मिसाइल छोड़ी राज्य को डराने के लिए, और वो मिसाइल जा गिरी किसी कंपनी की बिल्डिंग के ऊपर, और ये कंपनी थी बाहर की। वो उसका बिल्डिंग एक्सप्लोड हो गया, पूरा फैक्ट्री यूनिटी गायब हो गया वहां से। तो उसका हर्जाना देना पड़ेगा उस सरकार को, और नहीं तो ये मेगा बीच में है, ये कंपनसेट करेगा। ये गारंटी वाली एजेंसी है, तभी तो वो फिर पैसा लगाएंगे कि भाई थर्ड आदमी कौन है जो हमें गारंटी दे रहा है, तो मेगा है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कौन सा होना चाहिए, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड नहीं होना चाहिए। जिससे वॉलमार्ट को इसकी गारंटी नहीं मिलेगी हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट ने ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट किया हुआ, फ्लिपकार्ट को खरीदा। तो ये नया थोड़ी था, फ्लिपकार्ट पहले से चल रहा था। तो अगर फ्लिपकार्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है तो मेगा कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि उसने साफ लिख रखा है ग्रीन फील्ड एफडीआई हमारी गारंटी के अंदर आता है। सिविल वॉर हो जाए, ये भी पॉलिटिकल रिस्क है। जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ पिछले दिनों, इतना ज्यादा आगजनी फलाना, बहुत सारे लोग भारत के भाग भाग के इधर आए। उधर भारत की इन्वेस्टमेंट भी है बांग्लादेश में। जैसे भारती ने खरीदा था इसको, वारिद टेलीकॉम, बांग्लादेश। लेकिन ये भी ब्राउन फील्ड एफडीआई था हमारी तरफ से। हमने फ्रेश कंपनी नहीं बनाई वहां पे बांग्लादेश में। जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है किसी के भी ग्रीन फील्ड के रूप में, उनको प्रोटेक्शन है। लेकिन ये प्रोटेक्शन वाणिज्यिक जोखिम के लिए नहीं है, ये प्रोटेक्शन है पॉलिटिकल जोखिम। पॉलिटिकल जोखिम के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। आतंकवाद से नहीं निपट पाए, ये पॉलिटिकल जोखिम है। राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये पॉलिटिकल जोखिम है। गृह युद्ध छिड़ गया, ये वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही छुड़ता है ना, गृह युद्ध जो भी छिड़ता है। तो ये मेगा के बारे में। और लास्ट लिखिए 7वां, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स।
तो निवेश एफडीआई वगैरह जो ये होते हैं, विवाद हो सकते हैं, उनके समाधान के लिए बना हुआ है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है ऐसे बीच बचाव करना, अलग अलग तरह के इसमें तरीके होते हैं, तो उन तरीकों में हमें नहीं जाना है, मतलब एक लिख के मैंने आदि लगा दिया। सदस्य राष्ट्रों में आर्बिट्रेशन आदि के माध्यम से निवेश विवादों का समाधान करना, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। तो इस हिसाब से इस पर सवाल भी काफी अच्छा बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूट्स में भारत किसका सदस्य नहीं है, तो आपको ICSID को टिक लगाना है। तो ये हमने दूसरे नंबर के, जो पहला IMF लिया था, दूसरा ये वर्ल्ड बैंक लिया था। अब तीसरा हम पढ़ेंगे WTO। तो अगला हेडिंग लगा दें फ्रेश, WTO। विश्व व्यापार संगठन।
तो ये '95 में आया था विश्व व्यापार संगठन। आने से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंडर में आया, इसने यहाँ पे लिखा अंडर। मराकेश एग्रीमेंट मोरक्को की राजधानी है ये, वहां पे हुआ था। दो राष्ट्र फिलहाल ही के कुछ टाइम में ऐड हुए थे इसमें, तो उनको जोड़ के 166 लिख दिया मैंने। और भारत मेंबर शुरू से ही है इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया। फंक्शन है इसका सदस्य राष्ट्रों में फेयर, फेयर का मतलब उचित, व्यापार उचित ढंग से होना चाहिए, मतलब डंपिंग नहीं होनी चाहिए। डंपिंग उसको कहते हैं कि होम मार्केट में जो प्राइस होती है उससे सस्ता बेचते हो तो इसको डंपिंग कहा जाता है। मतलब अगर ये ग्लास इंडिया में 100 रुपए का है, लेकिन अमेरिका में आप इसको 100 से कम रेट का बेच रहे हो, मतलब डॉलर में रेट होगा लेकिन रुपए में निकालोगे तो 100 से कम का आ रहा है, तो इसको डंपिंग कहते हैं। मतलब डंप कर रहे हो, फेंक रहे हो, मतलब माल को अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए व्यापार में, कि हमारा माल बिके, तो जानबूझ के आप कम रेट का माल बेच रहे हो, इसको डंपिंग कहते हैं। चाइना के ऊपर डंपिंग के सबसे ज्यादा केस लगते हैं, मतलब उसकी कम कीमतें, हमें ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकती, मतलब इतनी कम कीमत का तो हो ही नहीं सकता। बेचारे चाइना को ये झेलना पड़ रहा है। 2001 में मेंबर बना था डब्ल्यूटीओ का, और मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस उसको 15 साल बाद मिलना चाहिए था, 2016 में नहीं मिला। इसके कारण उसको बहुत दिक्कत होती है डंपिंग का मुकाबला करने के लिए। हम नहीं कहते अविश्वसनीय है, क्या पता उसका तरीका ही ऐसा हो, जादुई तरीका हो उसके पास जो आपके पास नहीं है, ये हो ही नहीं सकता करके जो आप बोलते हो बिना सोचे समझे, ये भी तो गलत हो सकता है। तो चाइना को सोशलिस्टिक इकोनॉमी टाइप का, मार्केट बेस्ड नहीं, मतलब उसको ऐसा लगता है कि सरकार डिस्टर्ब करती है कीमतों में, इसलिए कोई उसको वो नहीं दे रहा, स्टेटस नहीं दे रहा है। तो डंपिंग का उसका केस जब इन्वेस्टिगेट होता है तो उसकी होम मार्केट की प्राइस को पकड़ के कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि उसकी होम मार्केट की प्राइस को सही माना ही नहीं जाता। तो जिसको मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस नहीं होता उसके लिए फिर क्या होता है, उसकी डंपिंग की जांच करने के लिए उसके जैसा दूसरा कंट्री उठाया जाता है। एनालोगस कंट्री कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एनालोगस। वो कंट्री की कीमत को उठा के, जैसे भारत को उठा के आप कंपेयर कर रहे हो, चाइना कह रहा भाई माल हमारा है, हमने बनाया, हमारी कीमत को देखो ना, भारत को क्यों उठा रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत हम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो आइडियल नहीं है, वो मार्केट बेस्ड नहीं है, भारत की है मार्केट बेस्ड। अब भारत की कीमत से अगर जो तुमने जांच में पाया गया कि कम कीमत रखी तो तुम डंपिंग के मतलब वो हो, आरोपी हो, आरोप में आ गए डंपिंग, एक प्रकार की सजाई भुगत रहा है, और क्या। एनालोगस कंट्री का कॉन्सेप्ट उस पर लगा रहे हो। तो चीन को जो है ये समस्या आ रही है, जो भी है, मैं तो केवल आपको समझा नहीं, थोड़ा सा बड़ा बोलने से क्या हो जाता है, एनालोगस कंट्री पर, तो आपको थीम याद हो जाएगी। इस तरह क्लास में कह रहे थे कि डंपिंग का मतलब ये होता है, कल को सवाल आ गया पीटी में डंपिंग ही क्या है, आप कहोगे सर ने तो हमें बताया ही नहीं। अरे बताया, आपको याद नहीं रहा, जो लिखाया उसी को क्लास मानी आपने, समस्या ये है आपके साथ, जो बताया उसको क्लास समझा ही नहीं आपने। तो जो बताया वो भी क्लास का ही पार्ट है ना। तो ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कहाँ पे दे रहे हैं, क्या वो हमारे काम का है। तो मैं तो एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसे देता हूँ जो इकोनॉमिक्स कोई रिलेट करते हैं, दूसरा तो उठाता भी नहीं। तो उचित व्यापार होना चाहिए, ऐसे सब्सिडी देना, आपका सरकार सब्सिडी देके माल को सस्ता कर देती है। वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, सॉरी वेनेजुएला का तो मुझे नहीं पता, ग्वाटेमाला, इनके नाम ले ले जैसे आ जाते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन।
तो ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना वगैरह इन्होंने हमारे खिलाफ एक केस किया कि भारत गन्ने के ऊपर ज्यादा वो करता है, सब्सिडी देता है किसानों को, और चीनी मिलों को भी देता है। ये केस डब्ल्यूटीओ में फाइल किया उन्होंने कि भारत उचित व्यापार नहीं कर रहा है, अपने किसानों और शुगर कंपनियों को सब्सिडी देकर इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, और भारत की सस्ती चीनी बाहर आ रही है, जिससे हमारा मार्केट प्रभावित हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जब ये शिकायत जाती है तो जो कंट्रीज ने शिकायत करी उनको, और जिस कंट्री के खिलाफ हुई उसको आमने सामने बिठाया जाता है। इसको कहते हैं कंसल्टेशन स्टेज। नई मामला सुलझा तो फिर उसको उठा के एक पैनल को दे देते हैं। तो हमारा मैटर आपस में सुलझा नहीं, पैनल में चला गया, फिर पैनल ने हमारे खिलाफ फैसला दिया पिछले दिनों कि ये भारत की सब्सिडियां सही नहीं है। इसके ऊपर एक संस्था होती है, उसको कहते हैं अपीलेट बॉडी। क्या कहते हैं? अपीलेट बॉडी। उसमें 7 जज होते हैं, 7 जज होते हैं, लेकिन जजों की वैकेंसी बनी हुई है अमेरिका की वजह से। अमेरिका कहता मैं डब्ल्यूटीओ को नहीं मानता, इनकी जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रणाली है इसमें मेरा विश्वास नहीं है। और इसमें एक नियम है, 2001 के बाद से डब्ल्यूटीओ में एक नियम चल रहा है, जो भी चेंज होंगे सभी राष्ट्रों की सहमति से होंगे, मेजोरिटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब अमेरिका अकेला कह रहा है कि मेरे को जज पसंद नहीं आ रहे, अब उसकी वजह से वैकेंसी चल रही। क्यों? क्योंकि सबकी सहमति होनी चाहिए, तो अमेरिका बोला कि मेरी सहमति नहीं है। तो हमारी फाइल फिलहाल अपीलेट बॉडी में अटकी पड़ी है, और एक आर्थिक सर्वेक्षण ने इस मुद्दे को अपीलेट बॉडी क्राइसिस के नाम से एक कॉलम में लिखा था। तो आप चाहें तो मतलब, और दूसरी बात इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, और लिबरलाइज्ड होना चाहिए ट्रेड, लिबरल प्रशुल्क आपको नहीं लगाने उस तरह से। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी की जो प्रशुल्कीकरण की नीति है वो रेसिप्रोकल वाली है, और उसमें भी फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर रूल्स होते हैं। प्रशुल्क जीरो करने की बात वो नहीं करता है, एक लेवल होना चाहिए टैरिफ का। तो अमेरिका उस लेवल को एक्सप्लोर कर रहा है कि मैंने एक अखबार में पढ़ा पिछले दिनों, हमारी एवरेज टैरिफ अमेरिकन सामानों के ऊपर 12% है। कितनी? 12%। और हमारे सामानों पर एवरेज टैरिफ अमेरिका 2.2% लगा रहा है। अब ये मालूम मेरे को कैसे चला? मेरे को सपना तो आ नहीं रहा, तो अखबार पढ़ता हूँ तो पता लग गया। इसलिए आपको कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उससे आपको बहुत सारी बातें पता लगेगी, गूगल करने से नहीं पता लगेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि टाइप क्या करना है उसमें, और वो रिलेवेंट पेज आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता लगेगा। लेकिन आप अखबार पढ़ के इतना मोटा भी इंटरव्यू जो अभी दे रहे होंगे तो उनको अच्छे से जवाब दे पा रहे होंगे, अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो इस पे तो सवाल खूब ही बन रहे होंगे। मतलब ये तो सबसे हॉट टॉपिक है इंडो अमेरिकन रिलेशन। तो अभी वर्तमान में जो जाएगा उसी को पूछेंगे क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है मिरर, आपको क्या लगता है? ये है। तो उस दिन क्या मालूम चला लोगे? शुरू से पढ़ोगे, जैसे आज आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो यही तो नींव बनेगा आपके लिए, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ देख रखा है। तो व्यापार लिबरलाइज होना चाहिए। अच्छा, इसमें डब्ल्यूटीओ में जितने फैसले होते हैं वो एक सम्मेलन होता है जिसमें सदस्य राष्ट्रों के व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। हमारे भारत में व्यापार मंत्री बोल के नहीं है कुछ, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, वो चले जाएंगे वहां पे। कोई भी जाना चाहिए ना मंत्री की हैसियत से। वहां जाके जो सम्मेलन होगा, 2 4 5 दिन जितना भी है, उसके बाद डिसीजन होंगे वहां पे, फिर ये लौट आएंगे। उसके बाद वहां पर एक सामान्य परिषद होती है, वो कार्य प्रशासन देखती है उनके निर्णयों के आधार पर। लेकिन निर्णयकारी संस्थान या निकाय, निकाय का इंग्लिश क्या होता है? बॉडी, है ना, काया।
काया किसको कहते हैं? शरीर को। तो काय वर्ड आ रहा है ना, निकाय, तो बॉडी, निर्णय करने वाली बॉडी कौन सी है? ये परिषद। ये परिषदें 2 साल में आमतौर पे एक बार होनी चाहिए। कोरोना पीरियड में डिस्टर्ब हो गई, और कोई जरूरी नहीं, मतलब एक सहमति है कि 2 साल में एक बार तो हम लोग मिलेंगे। मतलब अब इसमें अब तक 13 बार हो चुका है ये मिलन, और अगला यहाँ होगा कैमरून में। सेकंड अफ्रीकन कंट्री है आफ्टर केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सम्मेलन हुआ था 2015 में। उसके बाद दूसरा अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है, मतलब होने वाला है, कैमरून 2026 में। 14वें नंबर की मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगी, राइट। तो इस तरह से ये इसका वो है, स्ट्रक्चर है WTO का, ऐसे हो जाता है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट्स आपके कवर हो गए हैं। अब इजाज़त लूँगा मैं, आज ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, टाइम हो भी गया। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास। अब तो अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट, इन्फ्लेशन में मुझे 1.5 से 2 क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, और ये मुझे लगता है कि एक क्लास में ख़त्म हो जाएगी आपकी ये चैप्टर्स। तो 3 क्लास का मामला है, ठीक है। थैंक यू।